बीए फर्स्ट ईयर की पॉलिटिकल क्लास में आज हम एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं और उस अध्याय का नाम है राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा। मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या है, आधुनिक अवधारणा क्या है, इस पर एडवर्ड सिल्स के विचार जानेंगे, क्लार्ड के विचार जानेंगे। इसमें हम जानेंगे कि आधुनिकीकरण क्या है, कौन कौन से इसके आयाम हैं, तत्व हैं, और आधुनिकीकरण को कैसे एक बहुपक्षीय प्रक्रिया माना गया है। आधुनिकीकरण की संकल्पना की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है, इसका जो उदय है वैसे तो यूरोप देश में हुआ। यूरोप देश से मतलब यूरोपीय महाद्वीप के देशों में इसका उदय हुआ है और धीरे धीरे यूरोप महाद्वीप के देशों से ये अवधारणा एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के अन्य देशों की ओर आगे बढ़ रही है। तो आधुनिकता का जो प्रारंभ है, मॉडर्नाइजेशन जिसको कह रहे हैं, वो प्रारंभ यूरोप महाद्वीप में हुआ, यूरोप के देशों से हुआ और यूरोप महाद्वीप के देशों से वह आधुनिकता का जो दौर है वो धीरे धीरे अन्य एशिया महाद्वीप के अन्य देशों में देखने को मिलता है। तो आधुनिकीकरण क्या है आखिरकार विद्यार्थियों? आधुनिकीकरण एक अवधारणा है। कौन सी अवधारणा है? प्रगतिशीलता की और अवधारणा है। प्रगतिशील अवधारणा है, एक ऐसी अवधारणा है जो परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है, जो तरह तरह के परिवर्तन चाह रही है। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, सभी प्रकार के क्षेत्रों में ये परिवर्तन की मांग कर रही है कि परिवर्तन होने चाहिए, परिवर्तन समाज का नियम है। तो आधुनिकीकरण, राजनीतिक आधुनिकीकरण यानी परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो हमें प्रगतिशीलता की ओर ले जाती है और आगे की ओर बढ़ाती है। कुछ देश ऐसे भी रहे जिन्होंने किया है आधुनिकीकरण में, हम देख रहे हैं कि यूरोप की बात की अभी, यूरोप का अनुसरण नहीं किया, फिर भी वो आधुनिक कहलाए, आधुनिकीकरण का मार्ग अपनाए। तो ये चीज जानेंगे कि आधुनिकीकरण की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है। तो पहले तो अर्थ को स्पष्ट कर रहे हैं हम कि यूरोप महाद्वीप के देशों से जो आधुनिकीकरण की अवधारणा शुरू हुई वह धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में आगे बढ़ी। आधुनिकीकरण एक ऐसी अवधारणा है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख है, जो ये चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा परिवर्तन हो। तो परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया जो प्रगतिशील हो, आगे की ओर बढ़ने वाले हों, जो उन्नति की ओर बढ़ने वाले हों, जो व्यक्ति को, जो समाज को और जो देश को आगे बढ़ाएं, वो है आधुनिकीकरण। तो आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख होती है, आगे बढ़ाती है। आधुनिकीकरण की इस अवधारणा के बारे में एक नाम आता है कॉलमैन। कॉलमैन ने बताया है कि आधुनिकीकरण की जो अवधारणा है उसमें हम क्या देखते हैं? नगरीकरण देखते हैं, उच्च शिक्षा का स्तर देखते हैं, उसमें हम क्या देखते हैं? जनसंख्या नियंत्रण की बात देखते हैं, उसमें और क्या देखते हैं? प्रति व्यक्ति आय देखते हैं, कृषि की बजाय उसमें औद्योगिकरण की बात होती है। तो जहाँ प्रति व्यक्ति आय ज्यादा हो, औद्योगिकरण हो, नगरीकरण हो, शिक्षा का स्तर अच्छा हो, साक्षरता हो, जहाँ ये चीजें देखने को मिलती हैं, नगरीकरण हो, ग्रामीणीकरण की बजाय नगरीकरण की व्यवस्था हो, वो आधुनिकीकरण के सूचक हैं। तो कॉलमैन ने आधुनिकीकरण के बारे में बताया है कि आधुनिकीकरण की अवधारणा है वो प्रगतिशीलता की ओर आगे बढ़ा रही है और इस प्रगतिशीलता में ये तत्व देखने को मिलते हैं: नगरीकरण, साक्षरता, आय का ऊंचा स्तर होना है, प्रति व्यक्ति आय ज्यादा होना है, ये सब चीजें होती है। ऐसी ही बात इसमें क्लार्ड बेव ने कही है। नाम है क्लार्ड बेव। उसने परिभाषा भी दी है आधुनिकीकरण की कि आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आधुनिक समाज की स्थापना करना चाहती है। आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो आधुनिक समाज की स्थापना करना चाहती है और हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहती है। तो आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया हुई जो आधुनिक समाज की स्थापना से युक्त होती है, आधुनिक समाज की स्थापना करना चाहती है, उसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं, उसको राजनीतिक आधुनिकीकरण की अवधारणा मानते हैं। अब हम जानते हैं कि आधुनिकीकरण की अवधारणा के एक पक्ष नहीं है, बहुत सारे पक्ष हैं। तो इसको क्या माना गया है?
एक बहुपक्षीय अवधारणा माना गया है कि आधुनिकरण की अवधारणा बहुपक्षीय है। और इस बहुपक्षीय अवधारणा में क्या देखते हैं हम कि ये एक मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें क्या पाया जाता है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों के निहितार्थ में परिवर्तन पाया जाता है, जीवन स्तर में सुधार की बात कही जाती है। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर आधुनिकरण लोगों के जो विचार हैं, धारणा है, मान्यता है, इनको बदलने का काम करती है। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर आधुनिकरण की अवधारणा लोगों के मन, मस्तिष्क, विचार, धारणा को बदलने का काम करती है। बौद्धिक स्तर पर यह प्रवृत्ति पाई जाती है कि व्यक्ति अपने क्या है कि विवेक और बुद्धि पर ज्यादा इसमें बल देता है। परंपरागत धारणाओं के स्थान पर इसमें विवेक, बुद्धि की बात इसमें देखने मिलती है। और जनांगिक स्तर पर इसमें क्या होता है, लोगों के जीवन स्तर को सुधारना और जीवन स्तर को अच्छा बनाना, आधुनिक बनाना होता है कि हम कैसे किसी भी तरीका से अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाएं, आगे बढ़ाएं, जीवन में सुधार, प्रगति करें। तो ये जनांगिक स्तर इसमें देखने को मिलता है। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर जहां इसमें लोगों के विचार, धारणा, मान्यताओं में परिवर्तन आता है, और बौद्धिक स्तर पर इसमें लोगों की जो विवेक, बुद्धि की बात देखने को मिलती है। जनांगिक स्तर पर इसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार की बात देखने को मिलती है। और सामाजिक स्तर पर इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो परिवार है, अन्य प्राथमिक जो इकाई हैं, गुट हैं, वो परिवार, अन्य प्राथमिक इकाई धीरे धीरे समाज में अपना स्थान बनाए, समाज में एक उन्नति का मार्ग प्राप्त करें। तो इसमें परिवार, अन्य सामाजिक परिवार है, अन्य प्राथमिक गुट हैं, वो समाज के लिए एक मार्गदर्शक का काम करें, एक अच्छे समाज का निर्माण करें, ऐसा इस सामाजिक स्तर की अवधारणा में बताया गया है। और आर्थिक स्तर पर इसमें कृषि के बजाय औद्योगिकरण की बात कही गई है कि हम कृषि पर इतना निर्भर नहीं रहें जितना कि औद्योगिकरण पर या बाजार पर निर्भर रहें। औद्योगिकरण होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा बाजारीकरण भी होगा और बाजार व्यवस्था उन्नत होगी, एक तरीका से आय व्यय का इसमें स्तर सुधरेगा, आदान प्रदान ज़्यादा होगा। तो आधुनिकरण की जो अवधारणा है, विद्यार्थियों की ऐसी अवधारणा हुई, एक प्रगतिशीलता की और आगे बढ़ने वाली अवधारणा हुई। आधुनिकरण की अवधारणा परिवर्तन की अवधारणा है, प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख अवधारणा है। और ये अवधारणा यूरोप महाद्वीप के देशों से शुरू हुई और धीरे धीरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देशों में यह आधुनिकरण का दौर चलने लगा। आधुनिकरण की अवधारणा में एक नाम आ रहा है कि एडवर्ड सिल्स। एडवर्ड सिल्स ने पश्चिम से मुक्ति की अवधारणा को आधुनिकरण कहा है। हालांकि आधुनिकरण की अवधारणा का जो उदय है पश्चिम से हुआ, अभी हम बता रहे हैं कि यूरोप महाद्वीप से हुआ, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में सबसे पहले औद्योगिक क्रांति हुई, वहाँ नव जागरण का दौर शुरू हुआ, नए नए कल कारखाने स्थापित हुए, नए नए आविष्कार वहाँ हुए और लोगों के दृष्टिकोण में, विचारों में, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, जनांगिक स्तर पर ये सब परिवर्तन आए। तो ये परिवर्तन जो यूरोप में हुए, यूरोप महाद्वीप के देशों में हुए, एशिया अफ्रीका के देश भी ये देखना चाहते हैं, या वहाँ की जनता भी ये चाहती है कि हमारे यहाँ भी आधुनिकरण हो, हमारे यहाँ भी परिवर्तन हो। और हम बात करें कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद, आपको पता है दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया तो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के बहुत सारे देश आज़ाद हुए। आज़ादी के बाद उनका दृष्टिकोण ये रहा कि हम भी पाश्चात्य देशों की तरह आधुनिक बने, हमारे यहाँ भी जनांगिक स्तर ऊंचा हो, हमारे यहाँ भी प्रति व्यक्ति आय ऊंची हो, मनोवैज्ञानिक स्तर पर सुधार हो। तो यहाँ भी आधुनिकरण का दौर शुरू हो गया। तो आधुनिकरण की अवधारणा जो पाश्चात्य देशों से, यूरोप महाद्वीप से शुरू हुई, वह धीरे धीरे दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहाँ विकसित होने लगी, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों में भी आगे बढ़ने लगी। तो आधुनिकरण की अवधारणा को हम एक तरीका से पाश्चात्य अवधारणा से जोड़ रहे हैं, लेकिन एडवर्ड सिल्स नाम का जो विद्वान है वो पश्चिम से मुक्ति की अवधारणा को आधुनिकरण कह रहा है कि ये बात बता रहा है कि जरूरी नहीं है कि हम पश्चिम की नकल करें, यूरोप देशों की नकल करें और आधुनिक बने। हम यूरोपीय देशों की नकल किए बिना भी आधुनिकरण का मार्ग अपना सकते हैं, आधुनिक बन सकते हैं। जैसा कि इसमें उदाहरण दिया है एडवर्ड सिल्स ने चीन का। चीन ने पश्चिम की नकल किए बिना ही आधुनिकता का मार्ग अपनाया, नया विकास किया। आज चीन की अर्थव्यवस्था काफी अच्छी है विश्व में,
एक प्रगतिशील देश रहा है, चीन उभरती हुई अर्थव्यवस्था वाला देश रहा है, जिसने पश्चिम की नकल किए बिना ही आधुनिकरण किया, नए नए आयाम स्थापित किए। तो ये जरूरी नहीं है, जैसे कि एडवर्ड सिल्स बता रहे हैं कि आधुनिकरण की अवधारणा में यूरोप महाद्वीप से मुक्ति को आधुनिकरण उसने बताया है। तो पश्चिम से मुक्ति की अवधारणा को आधुनिकरण कह रहा है एडवर्ड सिल्स। और इसमें एक बात और भी आती है कि जो लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र से भी इसको नहीं जोड़ा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि आधुनिकरण किया जा रहा है तो लोकतंत्र को अपनाया जाए। कई देश ऐसे रहे, जैसे जापान में मैजिनी का सम्राट रहा है, इटली का है, तो इटली में, जर्मनी में, जापान में, इन देशों ने क्या है कि लोकतंत्र को नहीं अपनाया, लंबे समय बाद अपनाया था। फिर भी इनका उस समय का जो दृष्टिकोण है वो आधुनिक रहा था, आधुनिक दृष्टिकोण के ये अग्रदूत माने जाते। इटली में नवजागरण हुआ एक तरीका से। तो ये कहने का मतलब ये हुआ है कि जरूरी नहीं है कि आधुनिकरण का मार्ग लोकतंत्र में ही पनपता हो या लोकतांत्रिक मार्ग अपनाया जाता हो, लोकतंत्र में ही आधुनिकरण आए, ये भी कोई जरूरी नहीं है। शासन का स्वरूप कैसा भी हो सकता है, लेकिन उसको आधुनिकरण की जो आयाम है, तत्व हैं, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। जो भी जनांगिक है, मनोवैज्ञानिक स्तर पर, आर्थिक स्तर पर, एक तरीका से सामाजिक स्तर पर, इसके जो भी आयाम है उनमें सुधार होना चाहिए। तो मनोवैज्ञानिक स्तर पर इसमें लोगों के मानक है, मूल्य है, विश्वास है, धारणाएं हैं, इन पर परिवर्तन होना चाहिए। लोगों की धारणा मनोवैज्ञानिक स्तर पर बदलनी चाहिए। जो लोगों के मूल्य हैं, मान्यता हैं, विचार हैं, वो बदलने चाहिए। आर्थिक स्तर पर इसमें हम देख रहे हैं कि बाजारी कृषि के बजाय औद्योगिकरण पर बल दिया जाना चाहिए। बाजारी कृषि के बजाय हम ज़्यादा से ज़्यादा औद्योगिकरण पर बल दें। जनांगिक स्तर पर इसमें लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो। तो ये सब बात स्पष्ट कर रही है कि आधुनिकरण की अवधारणा जो क्या है, परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रगतिशीलता की ओर उन्मुख होती है और जो व्यक्ति को और व्यक्ति के जीवन को अधिक से अधिक उन्नत बनाना चाहती है, आगे बढ़ाना चाहती है और देश का विकास करना चाहती है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना चाहती है। तो ये अवधारणा आधुनिकरण की अवधारणा है। आगे इसमें क्या है कि आधुनिकरण के अर्थ को और स्पष्ट किया जाएगा और इसमें विभिन्न तत्व और स्पष्ट होंगे। तो यहाँ आधुनिकरण के अर्थ को जाना, परिभाषा को देखा और इसके विभिन्न आयाम देखे।